और अब बात उत्तराखंड की खबर की भी कर लेते हैं। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम और एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अब फिलहाल कोई भर्ती नहीं होगी और अब UKSSC की सभी परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती करनी थी, जिसमें कुछ पदों पर भर्ती परीक्षा हो भी चुकी थी, लेकिन अब सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और लोक सेवा आयोग ये परीक्षाएं दोबारा कराएगा और फीस दे चुके कैंडिडेट को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। करीब 770 ऐसे पद हैं जिन पर परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया है और ये सभी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। वहीं UKSSC की विवादित परीक्षाओं पर लोक सेवा आयोग से ही राय मांगी जाएगी कि आखिर इनका क्या किया जाए। तो आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ उन तमाम अभ्यर्थियों को राहत दी गई है जो फीस दे चुके हैं, उनको दोबारा से फीस नहीं देनी होगी। हालांकि अब लोक सेवा आयोग इन तमाम परीक्षाओं का आयोजन करेगा। विवादित परीक्षाओं पर राय भी मांगी गई है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। UKSSC की जो भी परीक्षाएं हैं वो फिलहाल सभी रद्द कर दी गई हैं और नए सिरे से ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट हैं जो फीस जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा फीस नहीं देना होगा, ये राहत की बात है। और इससे ये भी है कि लगातार ये भी देखने को मिल रहा था कि जो छात्र छात्रा हैं वो लगातार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए थे। हालांकि 770 पदों पर जो भर्ती हुई है वो फिलहाल रद्द हो गई है। जो हमारा UKSSC में कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहां पे अभी विज्ञापन नहीं हुआ है। दूसरी कैटेगरी है ऐसे एग्जाम है जहां पे विज्ञापन हुआ है परंतु कोई परीक्षा नहीं हुई है। तीसरा कैटेगरी ऐसी है जहां पे एग्जाम हुए हैं परंतु रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उसका। तो उस पर ये माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णित किया गया है कि इसको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों में चयन की प्रक्रिया की जाए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि राज्य के 2 से 3 मंत्री आलाकमान की रडार पर हैं और विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद बीजेपी आलाकमान इसे लेकर काफी गंभीर भी बताया जा रहा है और पार्टी के अंदर जबरदस्त चर्चा भी है कि नवरात्र के बाद राज्य में 3 मंत्री पदों को भरा जा सकता है। इसके साथ ये भी है कि 2 से 3 मंत्रियों का पत्ता साफ भी हो सकता है। हालांकि ये 2 से 3 मंत्री कौन है इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है और इस बात का इंतजार करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जो तैयारी है, सख्त मैसेज जो है वो भी लगातार दिए जा रहे हैं। तो भर्ती घोटाले के सामने आने के बाद बड़े एक्शन की तैयारी। 2 से 3 मंत्री जो कि रडार पर हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। राज्य में भर्ती घोटाला बीजेपी नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा है और अब खबर है कि जल्द ही राज्य की धामी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। 2 से 3 मंत्री आलाकमान की रडार पर हैं। राज्य में भर्ती घोटालों के बीच बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान विधानसभा में बैकडोर एंट्री ने किया। अब जबकि पड़ोसी हिमाचल समेत कई राज्यों में चुनाव होने और लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, तो विपक्ष के हाथों बड़ा मुद्दा लग चुका है। लिहाजा बीजेपी अब इस नुकसान की भरपाई का मैसेज बड़ी और सख्त कार्रवाई करके दे सकती है और वो है कैबिनेट रिशफल। आरोपों से घिरे मंत्रियों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। राज्य के पक्ष में संभवतः इस तरह की चीजें होती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर 3 जो पद हैं वो बहुत लंबे समय से खाली हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व दोनों मिलकर के उस पर कोई चर्चा वार्ता करेंगे। धामी कैबिनेट में अभी 3 मंत्री पद खाली हैं और सूत्रों की माने तो इन्हें भरने के बहाने कुछ मंत्रियों को चलता किया जा सकता है। माना जा रहा कि मौजूदा कैबिनेट के 2 से 3 मंत्री पार्टी हाईकमान के रडार पर आ गए हैं। जो मैसेज गया वो ठीक नहीं गया, इसमें सुधार लाने की बहुत अति आवश्यकता है। अभी हमको उस रास्ते में नहीं चलना है जिस रास्ते में पहले से चले आ रहे हैं लोग। अब मंत्रियों को हटाने और नए मंत्रियों को लाने के मुद्दे पर भले ही पार्टी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पार्टी नेताओं में ये चर्चा जरूर है कि नवरात्र के बाद कभी भी कैबिनेट में बदलाव करके करप्शन पर 0 टॉलरेंस वाला सख्त संदेश पार्टी दे सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। साल 2015 में उत्तराखंड पुलिस की दरोगा भर्ती भी सवालों के घेरे में है। विजिलेंस ने घोटाले की खुली जांच शुरू कर दी है
और सबसे पहले पेपर कराने वाली पंतनगर यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट खंगालने जाएंगे और फिर एक एक करके तार जोड़े जाएंगे कि आखिर कौन कौन इस खेल में शामिल रहा है। ये माना जा रहा है कि विजिलेंस को इस जांच में 1.5 महीने का वक्त लगेगा और फिर विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2015 में दारोगा के 339 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें कुछ मामलों में गड़बड़ी के सबूत भी मिले हैं। माना जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने का वक्त इस खुली जांच में लगेगा और फिर जो रिपोर्ट विजिलेंस शासन को सौंपेगा उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस किस की गिरफ्तारी होगी, कहां तक विजिलेंस की जांच पहुंचेगी, कौन कौन से वो दरोगा हैं जो इस वक्त पुलिस में हैं और उनको अपनी नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। ये सब कुछ जब विजिलेंस अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगा तब तय होगा। कैंपस में राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। काशीपुर में अवैध खनन करने वालों पर एसडीएम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बीती रात की गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और एसडीएम की गाड़ी देखते ही अवैध खनन करते ड्राइवर अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भागते हुए नजर आए। अवैध खनन कर रहे लोगों के भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। छापेमारी के दौरान कुछ गाड़ियां अलीगंज रोड पर भागती हुई नजर आई हैं और मौके पर 4 गाड़ियों का चालान परिवहन विभाग के द्वारा कराया गया है और प्रत्येक गाड़ी 15,000 रुपए का चालान भी किया गया है। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड मलघाट के पास बंद हो गई है। रोड बंद होने से आदि कैलाश की यात्रा कर लौट रहे 19वें दल के 27 यात्री बूंदी में ही फंस गए और रोड बंद होने के कारण यात्रा पर जा रहे 18वें दल के 15 यात्रियों को डीडी हाट में रोका गया है, जबकि 20वें दल के 24 यात्रियों को नारायण आश्रम भेजा गया है। मलघाट के पास पहाड़ी से लगातार भारी बोल्डर्स गिर रहे हैं, जिससे बीआरओ को रोड खोलने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बॉर्डर की रोड बंद होने से सुरक्षा बलों को भी खासी परेशानी हो रही है। हरिद्वार की पंचायत चुनाव में टिकट पाने में नाकाम रहे दावेदारों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, जिसके बाद बीजेपी के दावेदारों के विरोध का मामला अब सामने आने लगा है, जिसमें टिकट कटने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला दफ्तर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष के समर्थकों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प भी हो गई और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल मामला शांत किया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे और कमेटी जनजातीय क्षेत्रों में जाकर सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी के सहयोग से मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, गुरुवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने सीएम के साथ बैठक की और सुझाव के लिए पोर्टल लॉन्च किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी अपना काम कर रही है और कल से कमेटी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है और उस पर सभी के सुझाव मांगे हैं, आम जनता के सुझाव मांगे हैं, बहुत सारे हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। ट्राइबल्स के क्षेत्रों में भी कमेटी जाएगी और वहाँ पर अलग अलग तरीके से उनसे सारे सुझाव लेगी और ये जो हमारा आचार समान नागरिक संहिता का कानून है उसको बनाने के लिए सबकी सहभागिता और सबको मिलाकर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ऋषिकेश दौरे पर रहे, जहां हिमालय दिवस के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। परमार्थ निकेतन में हुए कार्यक्रम में ग्लोबल वार्मिंग विषय पर चिंतन किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी का योगदान बहुत जरूरी है। वहीं सीएम धामी ने सभी राज्यवासियों को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि हमें हिमालय के संरक्षण के लिए गंभीर रहना है, हिमालय के विकास के लिए लगातार काम करना है।
तो सीएम धामी ने ऋषिकेश का दौरा किया, हिमालय दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए ग्लोबल वार्मिंग विषय पर चर्चा की गई। परमार्थ निकेतन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में ट्रैफिक इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है कि अब डीजीपी को ही कमान संभालनी पड़ी है। देहरादून में एक तरफ आला अधिकारी ट्रैफिक पर लोगों से मंथन कर रहे हैं, वहीं सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल ना हो पाने की वजह हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आरा घर मंडी चौक की, जहां ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तैनात 2 कांस्टेबल कुर्सी लगाकर आराम फरमा रहे हैं। दूसरी तस्वीर रेसकोर्स चौक की, जहां ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के आराम की जगह है स्कूटी। वहीं तीसरी तस्वीर दून मेडिकल कॉलेज के सामने की, जहां गप्पों के साथ साथ पेट पूजा भी हो रही है। ये तो महज उदाहरण है। इसी तरह की तस्वीर राजधानी के ज्यादातर चौक चौराहों पर दिन भर देखने को मिलती है। स्कूल टाइम पर तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। डीजीपी ने शुक्रवार को ट्रैफिक के बुरे हाल पर ट्रैफिक पुलिस, स्कूल कॉलेज डेलीगेट्स के अलावा बुद्धिजीवियों के साथ मंथन और सुझाव लिए, जिसमें फैसला लिया गया कि स्कूल वैन और बस रोड पर पार्क नहीं की जाएंगी। मैंने बोला है कि जितने भी स्कूल जाएं, उनकी स्कूल बसेज और स्कूल वैन सड़क पे नहीं खड़ी होंगी। अगर खड़ी होंगी तो उनको चालान किया जाएगा और उनको जो है उनको सीज किया जाएगा। उनको अपने स्कूल के अंदर उनकी जगह देनी पड़ेगी, सड़कों पे नहीं हो सकती। एसपी ट्रैफिक मानते हैं कि हमसे गलती हो रही है और इस पर काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू भी है। हालांकि हमारी भी पुलिस की कुछ कमियां है, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग की एनफोर्समेंट हो या फिर कंजेशन हो, कुछ पेड़ गिरता है या कहीं कुछ रोड की खुदाई होती है, तो कितना जल्दी हम उसको हटा पाए, तो इस सब में सुधार लाने का कंटिन्यूस प्रयास किया जाता है और फ्यूचर में भी रहे। अब आप समझिए कि भले ही आप ऐप बनाकर कई अवार्ड जीत लें, लेकिन जब तक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इस तरह के काम करेंगे तो ट्रैफिक के हालात तो सुधरने से रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक और बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया था। इस मूल मकसद के राजाजी के वेस्टर्न पार्ट में बाघों का कुनबा बढ़ाना था। अब इस योजना का असर दिखाई भी देने लगा है। वन विभाग का मानना है कि टाइगर्स की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरा ट्रैप से मिले फोटो में बाघिन प्रेग्नेंट नजर आ रही है, जिससे कॉर्बेट पार्क में खुशी की लहर है, क्योंकि अब कॉर्बेट में बाघों का और कुनबा बढ़ जाएगा। उसको देखने से लगता है कि थोड़ी बेली बल्ज है और ये एक इशारा करता है, क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, ऐसा हम लोगों का एनालिसिस करके इन्फ्रेंस है कि हालांकि और 1 महीने बाद इसको कंफर्म कर पाएंगे, बट ऐसा लग रहा है कि द टाइगर इज प्रेग्नेंट। विश्वविख्यात केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार मात्र 126 दिन की यात्रा में 11 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। और ये यात्रा इतिहास का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। साल 2019 में 10 लाख यात्री 6 महीने के दौरान केदारनाथ पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बार की यात्रा पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। वैसे अभी भी 1.5 महीने की यात्रा बची हुई है और ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद है। और अभी भी हर दिन 7 से 8 हज़ार भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। कुछ यात्री पैदल तो कुछ यात्री हेली सेवाओं से दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचेगा। तकरीबन हमारी 4 महीने की जो यात्रा हुई है उसमें कई चुनौतियां हमने देखी, जिसमें क्राउड कंट्रोल था। शुरू में जब बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी तो हमारे गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक सभी यात्रियों के लिए हमें सुचारू रखने के लिए काफ़ी हमने फोर्सेज लगाई। दूसरा हमें ये सुनिश्चित करना था कि हमारी यात्रा जहाँ जहाँ जा रही वहाँ पे लोगों को सुविधाएं अच्छी मिले, जैसे कि ओवर हीटिंग ना हो, पेट्रोल पंप्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में तेल मिले, साथ ही ATM हमारे चलते रहें। जोशीमठ की रविग्राम गांव के मां चंडिका की 2 दिवसीय विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसे फूलकोट नाम से जाना जाता है। मंदिर का ब्रह्मकमल के फूलों से उसको सजाया जाता है, जिसे देवताओं का फूल माना जाता है, जो उच्च हिमालय क्षेत्रों में 15,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर खिलता है।
मेले की परंपरा ये भी है कि पूरे क्षेत्र के लोग 24 घंटे तक मां चंडिका के मंदिर में घी के दिए जलाते हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर में लगभग 250 घी के दिए जलाए गए हैं, तो रवि ग्राम में 128 घी के दिए जलाए गए हैं। उत्तराखंड में अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में अवार्ड के तौर पर मिलने वाली रकम बढ़ाई गई है, जो खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। ओलंपिक में अब गोल्ड जीतने वाले पर 2 करोड़, सिल्वर मेडल पर 1 करोड़ 5 लाख और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ की पुरस्कार राशि मिलेगी। वही ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 30 लाख रुपए, सिल्वर मेडल पर 20 लाख रुपए, ब्रॉन्ज मेडल पर 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड सरकार के खेल विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। यह व्यवस्था करी थी कि जो हमारे ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएंगे, जो ओलंपिक में रजत लेकर आएंगे अथवा कांस्य लेकर आएंगे, उनके लिए हम करोड़ों की जो धनराशि है, ओलंपिक गोल्ड लाने वाले को 2 करोड़ और जो रजत पदक लाएंगे उनको 1.5 करोड़, इस तरह से उसमें धनराशि अनुमानित की गई थी। इसके अतिरिक्त एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, इसके साथ साथ में आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई भी आपका मैच है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बाजपुर में जल जीवन मिशन के तहत दभौरा गांव में ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया है, जो 7 करोड़ से अधिक की धनराशि से बनाया जा रहा है। अजय भट्ट ने टांडा बंजारा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि ओवरहेड टैंक से लोगों को 1 रुपए में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। 140 करोड़ रुपए सिर्फ बाजपुर विधानसभा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने दिया है। हम लाए हैं उसको, इसलिए मैं जगह जगह निरीक्षण कर रहा हूं। आज मैंने करीब 762 लाख की जो योजना बन रही है उसका निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक है, गांव में कनेक्शन के बारे में पूछा। पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी इलाकों में मौजूद पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण को बचाने की कवायद लगातार जारी है और उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन ने आदि कैलाश, ओम पर्वत, नंदा देवी पीक, पंचचूली, त्रिशूल और हर देवल पर जाने वाले सैलानियों के लिए धनराशि तय कर दी है और इस पर्यटन स्थलों पर जाने वाले विदेशी सैलानियों से 10,000 और देसी सैलानियों से 5,000 जमानत राशि तय की गई है। ये धनराशि चेक पोस्ट पर ही जमा की जाएगी। ये इन्हें इन इलाकों में जाने वाले सभी सैलानी पर्यावरण संरक्षण को लेकर घोषणा पत्र भी भरेंगे। हिमालय में मौजूद पर्यटन स्थल जाने वाले रूट पर वन विभाग के चेक पोस्ट भी स्थापित किए जाएंगे।